वेलकम टू माय चैनल लव टू स्टडी। आज हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आखिर होता क्या है, और बहुतों ने तो इसका नाम पहली बार सुना होगा। तो आप फिक्र मत करिए, इस वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट पूरे डिटेल से क्लियर हो जाएगा जस्ट 5 मिनट्स में। सो स्टार्ट करते हैं। आप एटम देख सकते हैं, ये एटम सोडियम का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है, मतलब एटॉमिक नंबर 11। पहले वाले में हमेशा 2 लेंगे, फिर 8 और 8। ये तो सिंपल आप सबको पता ही होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं, आप खुद ही इमेजिन करिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन में से किसका ज़्यादा है। ऑब्वियसली इस वाले का ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस से कितना पास है। और इस वाले का क्यों नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये वाला शील्डिंग अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि ये वाला जब भी न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होने जाता है, तब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन, जिसके वजह से ये दूर चले जाता है। तो ये मान लीजिए ये एज अ शील्ड ही तो काम कर रहा है, तो फिर ये इसका ज़्यादा है। तो अब आप बताइए कि एनर्जी किसको निकालने में ज़्यादा लगेगी, इस आउटर मोस्ट वाले को या फिर इसको। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के पास है उसको निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज़ कंपैरिजन टू इस वाले को। तो यही सिंपल सी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब कि सबसे कम से कम एनर्जी जो कि हमें चाहिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो भी कौन से ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल गैसेस एटम के लिए। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, हम समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सक्सेसिव आईपी समझाने के लिए कराई। ये समझिए मेटल है, इस मेटल में हमने एनर्जी दी। कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम, क्लोराइन, कोई भी हो सकता है। तो इसमें मैंने एनर्जी दी, वो एनर्जी किसके बराबर दी मैंने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। मतलब पहले एनर्जी इसलिए E1 दी थी मैंने, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें M+ चार्ज आ गया। अब इसी जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है उसमें से हमने वापस से एनर्जी दी और वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो M2+ आ गया चार्ज, क्योंकि पहले तो M+ था ही, फिर एक और निकाला तो क्या हो गया, M2+। अब इस M2+ में से हमने और एनर्जी दी, वो किसके बराबर है, E3 IP3 हमने एनर्जी दी और एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या हो गया, M3+। अब आप ही बताइए ज़्यादा एनर्जी किस में लगी। आप इसमें देख लीजिए, क्लोरीन एटम है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा लगेगी, इस वाले को ज़्यादा लगेगी या इस वाले को। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के पास है उसको ज़्यादा लगेगी, मतलब कि IP3 ज़्यादा है, फिर IP2, फिर IP1। ठीक है। अब हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा एटम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसेस स्टेट। बहुत बार पूछा गया, हमें सॉलिड स्टेट में दे दिया गया कि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, वो नहीं निकल पाती। पहले हमें इसको क्या करना होगा, गैसेस में। सॉलिड स्टेट का कभी भी नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। और हम एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये भी बहुत बार पूछी गई है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक। ये हमेशा क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि ΔH क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो ये 4 फैक्टर है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग अफेक्ट। ये अगर आपको पता नहीं है, मैं अभी शॉर्ट में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको फिर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग अफेक्ट नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इन पे भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी। अब मैं शॉर्ट में बता दूँगी, क्योंकि अगर आप में से कुछ को आएगा नहीं, पर आना चाहिए। ऑब्वियसली इस चीज़ से पहले ही समझना चाहिए दोनों को। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो ये हम देख सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। और ये अंदर वाले क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा काम कर रहे हैं, एज अ शील्ड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। और ये इस वाले को इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे, है ना। तो फिर क्या हो रहा है, इनके वजह से ये जो शील्ड की तरह काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का
चार्ज नहीं मिल पा रहा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कितना मिल पा रहा होगा। तो इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना भी मिल पा रहा है, भी वैल्यू का नहीं, मतलब जितना भी मिल पा रहा है वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब ये हमेशा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जब Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तभी IP इंक्रीज होगी, मतलब साथ में इंक्रीज होंगे। अब इसका रीज़न साफ साफ ये पता चल रहा है कि जब जितना ज़्यादा आउटरमोस्ट को न्यूक्लियर का चार्ज मिलेगा उतना ज़्यादा ही अट्रैक्ट होगा, उतना ज़्यादा ही मुश्किल होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम शील्डिंग इफेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितनी ज़्यादा अच्छी ये इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड देंगे उतना कम आउटरमोस्ट को न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा और उतना ही आसानी से हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एटॉमिक साइज, ये तो आप खुद ही सोच लिए, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये साइज बढ़ी। अगर मान ली कोई और एटम होता है, उसके शेल बढ़ते रहते, साइज बढ़ती रहती, इलेक्ट्रॉन और पीछे पीछे होता, उसको न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम मिलता, तो कितना और आसानी से निकाल लेते। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज की। अब हम आते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। आपने समय सोचोगे पेनिट्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबशेल टूवर्ड्स न्यूक्लियस, यही होता है पेनिट्रेशन। देखिए हमें पता है कि एस सबशेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है न्यूक्लियस के एज कम्पेयर टू PDF। ये ऑर्डर है, मतलब एस ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के, फिर PA, फिर DA, फिर FA। मतलब कि एस वाले इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के। तो फिर अब आप बताइए किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इनमें से ज़्यादा होगी एस की, फिर होगी P की, फिर D की, फिर F की। मतलब ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के, इस सबशेल को, फिर इसमें। तो ये इजी है ना एकदम से। अब हम आते हैं, मतलब इसी का है पार्ट। अब ये देखिए हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, सबशेल। हाफ फिल्ड मतलब कि सबशेल क्या होते हैं, SPDF, है ना। और हाफ फिल्ड मतलब कि S, मतलब कि उसमें कितने सबशेल, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 2, तो हाफ फील्ड मतलब कि 1। और ये P में टोटल कितने होते हैं 6, फुल फील्ड में 6 होते हैं और हाफ में 3। तो ये ऐसे बोल रहे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। अब ज़्यादा स्टेबल होंगे, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये क्या है, इनर्ट गैस। इनका आटोमोस्ट शेल, हीलियम को आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो फिर देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। नियॉन के भी आटोमोस्ट शेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इनर्ट गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, हमें सबको पता है। क्यों रिएक्शन नहीं करती वो, क्योंकि वो स्टेबल है। वो थोड़ी ना कोई चाहेगा कि अनस्टेबल बनना, वो तो सभी चाहेंगे कि हम स्टेबल ही रहे। और जैसे हाइड्रोजन वगैरह वो क्यों रिएक्ट करती है, वो रिएक्ट करती है स्टेबल बनना, अपना आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो अगर ये वाली रिएक्ट ही नहीं करती, मतलब इनको अपने इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं है, तो स्टेबल ऐसे ही है, तो मतलब हमें इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो फिर इससे साफ साफ पड़ रहा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। ये समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। अब हम आज चलते हैं आगे, IP एंड पीरियोडिक टेबल, मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में अब हम देखेंगे अलोंग द पीरियड। अब हम, ये तो इजी है, एटॉमिक साइड पीरियड में जाते हैं तब क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली सोचो जब साइज डिक्रीज होगी तो ऑटोमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के और पास आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा, मतलब ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा न्यूक्लियर चार्ज, जिससे वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। तो क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, डिफ़िकल्ट। तो IP क्या होगी, इंक्रीज। अब अलोंग द ग्रुप, अब हम ग्रुप में जाएंगे तो हमें पता है, ग्रुप में जाएंगे तो सब शेल जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे, तो IP डिक्रीज होगी, मतलब आसानी से न्यूक्लियर। अब देख ही लो, आप जैसे देख सकते हैं हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रही है, जो शेल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं।
होते जा रहे हैं, मतलब आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज और कम एक्सपीरियंस होगा। इससे क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, IP हमें कम देनी पड़ेगी। अब हम ग्रुप 1 में देख लेते हैं, लिथियम सोडियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इसमें लिथियम की साइज़ छोटी है, मतलब कि हमें इसमें IP ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 के बाकी के एलिमेंट से। तो हम आगे चलते हैं। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। इसमें इतने एक्सेप्शन है कि आप पढ़ के थक जाओगे। तो हम पहला एक्सेप्शन देखते हैं कि IP ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू IP ऑफ गैलियम, मतलब कि IP ऑफ Al की लगभग बराबर होती है Ga से। क्यों? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आप में से बहुत लोग सोचे होंगे कि एल्यूमिनियम की तो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं, एल्यूमिनियम की साइज़ छोटी है, पर नहीं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी IP लगभग बराबर होती है। वैसे IP ऑफ HT इज़ ग्रेटर देन IP ऑफ Zr। क्यों? लैंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल डिटेल में पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन है, अगर इसमें आपको डाउट हो तो कमेंट पे लिख देना, मैं इसमें आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ऑल्दो मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।